और चाहिए, है ना? हाँ, ये तो है। पर क्या दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस या महंगी चीजों में ही है? शायद नहीं। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। पैसे से जुड़ा जो दिमागी खेल है, मतलब मनोविज्ञान। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प विषय है। ये सिर्फ कमाने या बचाने की बात नहीं है। ये हमारी आदतें, हमारी सोच, डर और सपने, सब कुछ है इसमें। बिल्कुल। और ये सोच बनती कैसे है, इस पर बात करना जरूरी है। और भारत में तो मुझे लगता है ये मामला और भी गहरा हो जाता है। हाँ, यहाँ तो बात सिर्फ अपनी नहीं होती। सही कहा। हम सिर्फ अपने लिए थोड़ी कमाते हैं, परिवार है, उनकी उम्मीदें हैं। और समाज, वो लोग क्या कहेंगे वाला प्रेशर। हाँ, बच्चों का भविष्य, इज्जत, सुरक्षा, सब पैसे से जुड़ जाता है। सही। पैसा यहाँ सिर्फ करेंसी नहीं, एक सोशल सिग्नल भी है। तो आज कोशिश करते हैं पैसे के पीछे छिपे इन बर्ताव और सोच की परतों को खोलने की। जरूर। कुछ ऐसी बातें जो शायद हम रोज देखते सुनते हैं। हाँ, ताकि पैसे को लेकर हमारी अपनी सोच, हमारी आदतें थोड़ी और साफ हों। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात और शायद सबसे जरूरी बात, पैसा कमाना एक चीज है। हाँ। और कमाए हुए पैसे को संभाल कर रखना, उसे बढ़ाना, ये बिल्कुल दूसरी चीज है। एकदम अलग हुनर है ये दोनों। कई लोग तूफानी रफ्तार से कमा तो लेते हैं, पर फिर पता नहीं क्या होता है, सब गवा बैठते हैं। हाँ, ये बहुत आम है। कमाना शायद ज्यादा आसान लगता है कुछ लोगों को बचाने से। आपको याद है वो 2020-21 वाला स्टॉक मार्केट का क्रेज? अरे हाँ, बिल्कुल, जब सब एक्सपर्ट बन गए थे। हाँ, कितने नए लोग आए, पैसा बनाया भी। पर जैसे ही बाजार थोड़ा नीचे गया, घबरा गए। हाँ, घबराकर सब बेच दिया, नुकसान में। बिल्कुल। या फिर वो किससे सुनते हैं ना, किसी दोस्त ने पेनी स्टॉक या क्रिप्टो में पैसा लगाया। हाँ हाँ, रातों रात डबल। और फिर लालच में आकर और पैसा लगा दिया। और सब स्वाहा। बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। अच्छा। देखिए, पैसा कमाने के लिए शायद आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। हाँ, आशावादी होना पड़ता है। हाँ, बड़े सपने देखने पड़ते हैं। पर कमाए हुए पैसे को बचाने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए आपको बिल्कुल उल्टा चाहिए। उल्टा मतलब विनम्रता, थोड़ी सी चिंता, थोड़ा सा डर भी कि अरे ये जा भी सकता है। डर? ये तो अजीब बात है। नहीं, ये जरूरी है। जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास, वो ओवर कॉन्फिडेंस, यहाँ बहुत नुकसान कर सकता है। अच्छा। मॉर्गन हाउसल अपनी किताब है ना द साइकोलॉजी ऑफ मनी, हाँ। उसमें यही कहते हैं। क्या कहते हैं? कि अमीर बने रहने के लिए किफायत, मतलब फ्रुगैलिटी, हाँ। और ये डर कि जो कमाया है वो छिन भी सकता है, ये बहुत जरूरी है। कमाते वक्त का जोश और बचाते वक्त का सब्र, ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। ये तो सोचने वाली बात है कि कमाना और बचाना दोनों के लिए अलग माइंडसेट चाहिए। हाँ। तो फिर असली दौलत है क्या? हाँ। अगर सिर्फ कमाना काफी नहीं है, तो क्या चीज हमें सच में अमीर बनाती है? कोई बड़ा सा घर, या चमचमाती गाड़ी? हाँ, या कुछ और? देखिए, एक नजरिया ये है, और मुझे ये काफी पसंद है, कि असली दौलत है आजादी। आजादी? कैसी आजादी? सुबह उठकर ये सोचने की आजादी कि आज मैं अपना दिन कैसे बिताऊंगा या बिताऊंगी। अच्छा, मतलब अपने समय पर अपना कंट्रोल। हाँ, ये कंट्रोल, ये विकल्प होना कि आप अपने समय के मालिक हैं, किसी बॉस या किसी लोन की ईएमआई के गुलाम नहीं। लेकिन भारत में तो इसका उल्टा ज्यादा दिखता है ना। हाँ, यहाँ चीजें थोड़ी अलग है। हम घर, गाड़ी, सोना, ये सब खरीदते हैं ताकि दुनिया को दिखा सकें। बिल्कुल। स्टेटस सिंबल कि देखो जी, हम कितने कामयाब हैं। पर क्या ये सच में आजादी है? यही तो सवाल है। सोचिए, कोई 30 साल का नौजवान है, बड़े शहर में, मान लीजिए बैंगलोर में। हाँ। 1.5 करोड़ का फ्लैट ले लिया, 25 साल का लोन। बाप रे। कागजों पर तो वो सेटल्ड माना जाएगा, है ना? हाँ, समाज की नजर में तो बिल्कुल। पर असलियत क्या है? सुबह 9 से रात 9 या शायद और भी ज्यादा नौकरी में पिस रहा है। क्यों? क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को वो ईएमआई का भूत सामने खड़ा है। सही बात। नौकरी बदलने का डर, कुछ नया करने का डर, सब उस ईएमआई के बोझ तले दबा हुआ है। ये बिल्कुल वही मैन इन द कार पैराडॉक्स है। अच्छा, ये क्या है? हाउसेब बताते हैं कि लोग महंगी गाड़ी खरीदते हैं ये सोचकर कि दूसरे लोगों ने देखकर कहेंगे वाह क्या आदमी है। हाँ, कि इम्प्रेस होंगे। पर होता क्या है, जब हम सड़क पर वो गाड़ी देखते हैं तो हम सोचते हैं वाह क्या गाड़ी है। हाँ, गाड़ी की तारीफ करते हैं, उस इंसान की नहीं। हम उस चीज की तारीफ करते हैं। तारीफ करते हैं। ये तो सही कहा। तो असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। दिखती नहीं मतलब? आपकी बचत बैंक में, निवेश में, जो चुपचाप बढ़ रही है, और किसी गलत मौके पर किसी दबाव में ना कहने की हिम्मत, वो आजादी। ये बड़ी बात है, ना कहने की आजादी। हाँ। ये सिर्फ बुरे वक्त की तैयारी नहीं है, ये असल में अपनी आजादी खरीदना है। अच्छा। पैसे का सबसे बड़ा फायदा शायद यही है,
वो आपको आपके वक्त पर कंट्रोल देता है। तो मतलब जो दिख रहा है वो शायद आधा ही सच है। बिल्कुल। और सफलता का जो फॉर्मूला हमें अक्सर बताया जाता है, मेहनत करो सफल हो जाओगे, क्या वो पूरा सच है? ये एक पेचीदा सवाल है। हाँ, मतलब सिर्फ मेहनत ही काफी है क्या? देखिए, मेहनत तो बहुत जरूरी है, उसके बिना तो कुछ नहीं। जी। लेकिन हमें किस्मत और सही समय, मतलब टाइमिंग, इसके रोल को भी समझना होगा। हाँ, लक फैक्टर। हाँ, सफलता सिर्फ हमारे कंट्रोल में नहीं होती, बाहरी चीजों का भी असर होता है। इसका कोई उदाहरण, जैसे भारत के संदर्भ में? हाँ, सोचिए धीरूभाई अंबानी के बारे में। जी। उन्होंने जब अपना कारोबार शुरू किया, वो लाइसेंस राज का दौर था। हाँ, बिल्कुल अलग जमाना था। उनकी नीतियां, उनका सोचने का तरीका उस जमाने के लिए शायद बिल्कुल सही था। क्या वो आज वैसे ही काम करता? कहना मुश्किल है। सही बात है, आज माहौल बिल्कुल अलग है। या फिर सोचिए, आज से 15 साल पहले जिसने IIT JEE क्रैक किया, हाँ। और जो आज कर रहा है, मेहनत शायद दोनों ने उतनी ही की हो। हाँ, पर कंपटीशन आज जमीन आसमान का फर्क है, तो नतीजा अलग हो सकता है। माहौल, हालात, ये बहुत मायने रखते हैं। तो मतलब हमें दूसरों के नतीजों को देख के सीधे जज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। बिल गेट्स का उदाहरण भी है। हाँ, उन्होंने भी तो मेहनत की थी। बेशक की थी। हाँ। पर उन्हें स्कूल में कंप्यूटर का एक्सेस मिला था टीनेज में। अच्छा, उस जमाने में। हाँ, ये कितनी बड़ी बात थी, ये किस्मत थी। इस शुरुआती बढ़त ने बहुत फर्क डाला। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ नतीजों को देखकर किसी की काबिलियत या मेहनत पर फैसला सुनाना ठीक नहीं। सही है। कभी-कभी अच्छे फैसले भी बुरी किस्मत की वजह से गलत साबित हो जाते हैं। और बुरे फैसले अच्छी किस्मत से चल जाते हैं। हाँ, तो किस्मत और जोखिम दोनों का सम्मान करना जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। ये तो बहुत मुश्किल है, खासकर आज के जमाने में। मुश्किल है पर जरूरी है। हर किसी की कहानी अलग है, शुरुआत अलग है, सफर अलग है। हाँ। पैसे को लेकर सबके अनुभव अलग होते हैं। किसी ने गरीबी देखी है, कोई हमेशा से ठीक ठाक रहा है, तो जाहिर है पैसे को लेकर उनका नजरिया, उनके फैसले अलग होंगे। ये तुलना वाली बात तो खासकर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा होती है। हाँ, और ये बहुत नुकसानदेह हो सकती है। अच्छा, एक और चीज पर आते हैं, कंपाउंडिंग। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, SIP करो, लंबे समय तक करो, सब यही कहते हैं। इसे 8वां अजूबा भी कहते हैं। जी, आइंस्टीन ने कहा था शायद। पर क्या ये वाकई उतना सीधा है जितना सुनने में लगता है? लोग कर पाते हैं? सुनने में बहुत सीधा है, गणित भी सीधा है, पर करने में मुश्किल है। क्यों? मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसका जादू देखने के लिए चाहिए सब्र और लंबा समय। और ज्यादातर लोग, खासकर भारत में हमने देखा है, जैसे ही बाजार थोड़ा ऊपर नीचे होता है, डर जाते हैं। हाँ, डर कर अपनी SIP रोक देते हैं या पैसा निकाल लेते हैं। अरे हाँ, ये तो बहुत होता है। वो कंपाउंडिंग का सबसे जरूरी मसाला, यानी समय, वही नहीं दे पाते। लोग रिटर्न के पीछे ज्यादा भागते हैं, समय देना भूल जाते हैं। बिल्कुल। कंपाउंडिंग का असली राज बहुत ज्यादा रिटर्न कमाना नहीं है। तो क्या है? ठीक ठाक रिटर्न, लगातार लंबे समय तक कमाते रहना। अच्छा। वॉरेन बफे का उदाहरण लीजिए। उनकी इतनी दौलत सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो बहुत स्मार्ट निवेशक हैं, तो बल्कि इसलिए भी है कि उन्होंने 10 साल की उम्र से निवेश शुरू किया और आज 90 पार करके भी कर रहे हैं। 10 साल की उम्र से? हाँ, उन्होंने दशकों तक कंपाउंडिंग को अपना काम करने दिया। समय, टाइम, यही असली ताकत है। कोई आसान सा उदाहरण दे सकते हैं इसका, जिससे ये बात और साफ हो जाए? जरूर। मान लीजिए 2 लोग हैं, A और B। ठीक है। A ने 22 साल की उम्र में हर महीने 10,000 रुपए डालना शुरू किया। सिर्फ 8 साल तक, मतलब 30 की उम्र में बंद कर दिया। ओके, 8 साल निवेश किया। हाँ, फिर एक पैसा नहीं डाला। ओके। अब B है, उसने 30 की उम्र में शुरू किया और अगले 30 साल तक, मतलब 60 की उम्र तक, हर महीने 10,000 रुपए डाले। अच्छा, बी ने 30 साल तक निवेश किया। हाँ, तो पैसा ज्यादा किसने लगाया? जाहिर है बी ने 30 साल तक लगाया। सही, पर 60 साल की उम्र में ज्यादा पैसा किसके पास होगा? A के पास या B के पास? ए ने जल्दी शुरू किया था, तो शायद ए के पास। बिल्कुल सही, A के पास B से कहीं ज्यादा पैसा होगा। कमाल है, जबकि उसने कुल मिलाकर बहुत कम पैसा लगाया। बहुत बड़ा होता जाता है। तो मतलब कब घुसना है बाजार में, इससे ज्यादा जरूरी है कि कितने लंबे टिके रहना है। एग्जैक्टली, टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। लंबे समय तक टिके रहना। क्यों? टिके रहने से क्या होता है? टिके रहने से आप उन गिने चुने मौकों का फायदा उठा पाते हैं, जिन्हें टेल्स कहते हैं। टेल्स, पूंछ। हाँ, मतलब निवेश में आपके ज्यादातर रिटर्न कुछ ही बड़े फैसलों या मौकों से आते हैं। ये बड़े जैकपॉट जैसे होते हैं। अच्छा। तो खेल में बने रहना जरूरी है, ताकि आप उन जैकपॉट्स को मिस ना करें, भले ही आपके बाकी फैसले औसत ही क्यों ना हो। वाह, मतलब सब्र और टिके रहना
यही असली मंत्र है। बिल्कुल। लेकिन एक और चीज है जो लोगों को टिकने नहीं देती, मुझे लगता है वो है लालच। हाँ, लालच, ग्रीड। बस थोड़ा और कमा लूं, एक प्रॉपर्टी और ले लूं, 1 करोड़ और बन जाए। ये दौड़ कभी खत्म क्यों नहीं होती? हमने कितने ही किस्से देखे हैं, लोग बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, फिर भी और ज्यादा के चक्कर में सब कुछ गवा देते हैं। ये इंसान की फितरत का एक हिस्सा है। इसे कहते हैं गोल पोस्ट को आगे बढ़ाना। अच्छा। मतलब जैसे ही आप एक मंजिल पर पहुंचते हैं, आप अगली मंजिल और ऊंची बना लेते हैं। ये हमेशा बुरा नहीं है, तरक्की के लिए जरूरी भी है। हाँ, वरना इंसान आगे बढ़ना छोड़ देगा। सही। लेकिन खतरा तब होता है जब ये सिर्फ आगे बढ़ना न रह के लालच बन जाता है। और आप ये भूल जाते हैं कि मेरे लिए कितना काफी है। वो इनफ वाली लाइन कहाँ है? हाँ, जैसे हर्षद मेहता या आजकल के कितने सारे स्कैम्स होते हैं। बिल्कुल। या फिर रजत गुप्ता का उदाहरण सोचिए। हाँ, वो तो मतलब कहाँ पहुंच गए थे वो। अरबपति थे, दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म के हेड थे। इज्जत, शोहरत, पैसा सब था। फिर भी इनसाइडर ट्रेडिंग के लालच में, थोड़ा और कमाने के चक्कर में जेल पहुंच गए। उन्होंने कहा दाव पर लगाया वो सब कुछ जो उनके पास था और जिसकी उन्हें वाकई जरूरत थी। हाँ, इज्जत, आजादी, परिवार का सुकून, उस थोड़े से और पैसे के लिए जिसकी उन्हें जरूरत भी नहीं थी। यही तो समझ नहीं आता। यही लालच का अंधापन है। ये आपको ऐसे जोखिम लेने पर मजबूर कर देता है जो बिल्कुल बेमानी है, जिनका कोई तुक नहीं बनता। तो ये समझना कि मेरे लिए कितना काफी है, ये सिर्फ एक नंबर तय करने की बात नहीं है। तो क्या है? ये आपकी मानसिक शांति के लिए, आपकी दौलत को टिकाऊ बनाने के लिए बेहद जरूरी है। हाउजल कहते हैं कि सबसे मुश्किल वित्तीय कौशल यही है, गोल पोस्ट को बढ़ने से रोकना। ये जानना कि कब रुकना है। हाँ, कब कहना है कि बस इतना मेरे लिए पर्याप्त है। यही असली कला है। नहीं तो आप हमेशा भागते रहेंगे और शायद कभी उस सुकून को महसूस ही नहीं कर पाएंगे जो पर्याप्त होने पर मिलता है। तो पर्याप्त को पहचानना जरूरी है और शायद ये भी समझना जरूरी है कि जो दौलत दिखती है वो हमेशा असली नहीं होती। बिल्कुल, ये एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, हम अक्सर देखते हैं ना, महंगी कारें, बड़े बड़े घर, डिजाइनर कपड़े, विदेशों में छुट्टियां। हाँ, इंस्टाग्राम पे फोटो। हाँ, और हम मान लेते हैं कि अरे वाह, ये आदमी तो बहुत अमीर है। पर क्या ये सच है? हाउजल का एक और बढ़िया कोट है इस पर। बताइए। वो कहते हैं, स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। मतलब लोगों को ये दिखाने के लिए पैसा खर्च करना कि आपके पास कितना पैसा है, ये असल में पैसा कम करने का सबसे तेज तरीका है। वाह, क्या बात कही है। वो महंगी गाड़ी, वो शानदार छुट्टी, वो दौलत नहीं है, वो खर्च का सबूत है। दौलत तो वो है जो खर्च नहीं हुई। बिल्कुल। हो सकता है वो महंगी गाड़ी EMI पर हो। हाँ, या भारी क्रेडिट कार्ड के कर्ज में हो। भारत में तो ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं। बाहर से शानो शौकत और अंदर से हिसाब किताब चल रहा होता है। हाँ, और दूसरी तरफ हो सकता है पड़ोस में कोई शांत सा दिखने वाला अंकल हो जो साधारण सी गाड़ी चलाते हों। हाँ, कोई दिखावा नहीं, और शायद उनके पास करोड़ों की FD पड़ी हो या म्यूचुअल फंड या जमीनें हो। एकदम, असली दौलत वही है जो दिखती नहीं है। वो पैसा जो आपने बचाया है, निवेश किया है, वो पैसा जो खर्च नहीं किया गया। यही अदृश्य संपत्ति आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की असली नींव है। तो मतलब लोगों के बाहरी दिखावे से उनकी आर्थिक हालत का अंदाजा लगाना बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और बचत सिर्फ किसी बड़े लक्ष्य के लिए नहीं करनी चाहिए, जैसे घर लेना है या रिटायर होना है। तो फिर बिना किसी खास वजह के भी बचत करना जरूरी है। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये आपको भविष्य में विकल्प देता है, लचीलापन देता है, मुश्किल वक्त में बिना मजबूरी के फैसले लेने की ताकत देता है। हाँ, ये बात सही है। ये आपको खेल में बनाए रखता है। जब बाजार गिरे या नौकरी चली जाए तो आपको डर कर गलत फैसले नहीं लेने पड़ते। ये सारी बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है कि पैसे का खेल गणित से ज्यादा हमारे व्यवहार का, हमारी आदतों का खेल है। बिल्कुल, यकीनन ये गणित से कहीं ज्यादा व्यवहार का खेल है। क्या ये सही है? मतलब पैसा कमाना और संभालना, ये मैथ्स का सवाल है या बिहेवियर का? ज्यादातर बिहेवियर का। ऑक्सफोर्ड यही कहते हैं कि पैसे के मामले में आप कितना अच्छा करते हैं, इसका आपकी बुद्धिमत्ता या डिग्री से बहुत कम लेना देना है। अच्छा। हाँ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है। हमने देखा है ना, कैसे लोग बिना किसी फाइनेंशियल डिग्री के भी सिर्फ अच्छी आदतों के दम पर, हाँ, जैसे नियमित बचत करना। हाँ, नियमित बचत,
सब्र रखना, लालच से बचना, इसके दम पर बड़ी संपत्ति बना लेते हैं। और दूसरी तरफ बहुत पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग भी गलत व्यवहार की वजह से और इसे जैसे डर में आकर सब बेच देना या लालच में आकर गलत जगह पैसा लगा देना या बस दूसरों की नकल करना, इसकी वजह से गलत फैसले ले बैठते हैं और नुकसान उठाते हैं। तो मतलब हमारी भावनाएं, डर, लालच, शर्मिंदगी, उम्मीद, ये सब हमारे पैसों से जुड़े फैसलों पर बहुत हावी होती हैं। बहुत ज्यादा। और इसमें कोई बुराई नहीं है, हम इंसान हैं। पर जरूरी नहीं कि आप हमेशा 100% तर्कसंगत मतलब रैशनल फैसले लें। हाउजल कहते हैं कि बस उचित यानी रीजनेबल होना काफी है। उचित, रैशनल नहीं, रीजनेबल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ऐसी योजना बनाइए जो आपके लिए काम करे, जिस पर आप लंबे समय तक टिक सकें, भले ही वो कागज पर दुनिया की सबसे अच्छी या सबसे ऑप्टिमल योजना ना हो। अच्छा। एक ठीक ठाक योजना जिस पर आप अमल करते हैं, उस परफेक्ट योजना से लाख गुना बेहतर है जिसे आप 2 महीने में ही छोड़ देते हैं। हाँ, ये बात तो पते की है। कंसिस्टेंसी जरूरी है। हाँ, लंबे समय तक लगातार ठीक ठाक प्रदर्शन करना थोड़े समय के लिए हीरो वाले कारनामे करने से कहीं बेहतर है, खासकर अगर वो हीरो वाले कारनामे आपको बड़े नुकसान की तरफ ले जा सकते हों। और शायद ये याद रखना भी जरूरी है कि हम सब कभी ना कभी पैसे को लेकर गलतियां करते हैं। कोई परफेक्ट नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। पैसे से जुड़े फैसलों में हर कोई कभी ना कभी उलझता है, गलतियां करता है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जरूरी ये है कि हम अपनी गलतियों से सीखें, अपने व्यवहार को समझें और धीरे धीरे बेहतर बनने की कोशिश करें। विनम्रता यहां भी काम आती है। तो आज हमने काफी कुछ समझने की कोशिश की, पैसे से जुड़े मनोविज्ञान की कई परतें देखी। हाँ, जैसे अमीर बनना और अमीर बने रहना, ये 2 अलग बातें हैं। हाँ, और दौलत का असली मतलब शायद महंगी चीजें नहीं, बल्कि अपने समय पर कंट्रोल मतलब आजादी है। बिल्कुल। और सफलता में मेहनत के साथ साथ किस्मत और सही वक्त का भी हाथ होता है। और कंपाउंडिंग, उसकी धीमी लेकिन जबरदस्त ताकत, जिसके लिए सब्र चाहिए। और आखिर में कितना काफी है ये जानना, लालच से बचना। हाँ। और ये सारी बातें, जैसा आपने शुरू में कहा था, भारत जैसे देश में और भी ज्यादा मायने रखती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पैसा सिर्फ पैसा नहीं है। ये परिवार से, समाज में आपकी जगह से, इज्जत से, यहाँ तक कि शादी ब्याह तक से जुड़ा है। हाँ, बहुत भावनात्मक विषय है ये। बिल्कुल। लेकिन इन सारी भावनाओं और दबावों के बीच पैसे का मनोविज्ञान शायद हमें कुछ सीधी सरल बातें ही सिखाता है। जैसे? विनम्र रहिए, दिखावे से ज्यादा अपनी आजादी को महत्व दीजिए, कंपाउंडिंग की ताकत का सम्मान कीजिए, उसे वक्त दीजिए। और सबसे जरूरी ये जानिए कि आपके लिए पर्याप्त क्या है, ताकि आप सुकून से जी सकें, भागते ही ना रहें। अंत में शायद ये सोचना सबसे जरूरी है कि पैसा अपने आप में कोई मंजिल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब एक साधन है, एक जरिया है, जिससे हम अपनी शर्तों पर थोड़ी बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। अगर असली दौलत वो है जो दिखती नहीं, तो आपकी अपनी जिंदगी में वो अदृश्य संपत्ति क्या है जिसे आप बनाना चाहेंगे? वो क्या चीज है जो आपको बाहरी दिखावे से ज्यादा सच्ची सुरक्षा और सच्ची आजादी देगी?